नमस्कार फ्रेंड्स। इस लॉकडाउन के सिचुएशन में हम एक नया आयाम आपके लिए जारी करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं, आप सभी का आभार प्रकट करता हूं कि हमारे यहाँ के प्रतिष्ठित कॉलेज धर्मपेट मेमोरियल साइंस कॉलेज, इनके माध्यम से इस बॉटनी फॉर यू प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए जो ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है या जो साइंस ग्रेजुएट है, इनके लिए एक लॉकडाउन की सिचुएशन में एक नया प्लेटफॉर्म हमने आयोजित किया है। सबसे प्रथम मैं डॉक्टर अखिलेश पेशवे सर, प्रिंसिपल ऑफ धर्मपेट मेमोरियल साइंस कॉलेज, और डॉक्टर पीताम्बर हुन्ने सर, हेड एंड एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ हुबहू करने का मौका मुझे दिया गया है। मैं डॉक्टर सुरेश जाधव आप सभी का इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे इस लॉकडाउन की सिचुएशन में अगर आप देखेंगे कि आज हमारे महाराष्ट्र में, आज नागपुर में, पूरे भारत में जो भी नियम बन रहे हैं, जो भी रूल्स बन रहे हैं, जो भी आदेश जारी किए जा रहे हैं, अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वहाँ पर जो भी आदेश, जैसे लॉकडाउन 31 मई तक रहेगा या उसके आगे बढ़ेगा, या जो भी आज तक 4 लॉकडाउन हुए हैं, इसमें जो भी लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए हैं, हमारे नागपुर के अगर आप देखेंगे तो नागपुर के जो भी आदेश जारी किए गए हैं, इस सभी आदेशों में अगर आपने देखा होगा तो ये आदेश आईएएस ऑफिसर, म्यूनिसिपल कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इनके माध्यम से वो जारी किए गए हैं। आज कोरोना से जो लड़ाई हो रही है, इसमें एक आईएएस ऑफिसरों की टीम बनी हुई है और वो अच्छी तरह से इस पर काबू पाने में कोशिश कर रही है। तो आपके दिमाग में, आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि ये जो काम हो रहा है, इतना अच्छा भारत में, महाराष्ट्र में, नागपुर में इतना कंट्रोलिंग सिचुएशन जो हो रही है, इन सब के पीछे जो यूपीएससी के माध्यम से जो आईएएस ऑफिसर हुए हैं, जो आईपीएस ऑफिसर हुए हैं, जो फाइनेंस का जो आईआरएस ऑफिसर देखते हैं, तो दोस्तों आपको मैं बता देना चाहूँगा कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये यूपीएससी के माध्यम से वहाँ पर चयनित किए गए हैं। सो इस तरह से मतलब हमारा जो चैलेंजिंग जॉब है, मतलब एक यूपीएससी के माध्यम से जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और बहुत सारे अधिकारी वर्ग जो हम यहाँ पर चयनित होते हैं, उन सभी अधिकारियों को यूपीएससी के माध्यम से चयनित होते हैं। तो इसीलिए हम आज आपको बताना चाहेंगे कि यूपीएससी के माध्यम से लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट्स को कितनी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ होती है और हम किस तरह से अपने आप में जो भी काबिलियत है, अपने आप में जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये हम शो करके अपने आप को, अपने देश को, अपने राज्य को, अपने शहर को हम आगे लेके जा सकते हैं। और इसी वजह से आज मैं इस प्लेटफॉर्म से आपसे हुबहू करना चाहूँगा कि यूपीएससी जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके माध्यम से बहुत सारी ऐसी परीक्षा है कंडक्ट की जाती है, बहुत सारी एग्ज़ाम्स ली जाती है और इसमें लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको अवेलेबल होती है। सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो कि 23 अलग अलग पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है। इसमें जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईआरएस हो गया, ऐसी 23 पोस्ट अलग अलग होती है। ये एग्ज़ाम जो है, मतलब जो यूपीएससी जो कंडक्ट करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके माध्यम से जो इंडियन सिविल सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जो साइंस ग्रेजुएट है, जैसे आप बॉटनी, जूलॉजी अगर आपका सब्जेक्ट है, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज भी इसमें मतलब एक अलग से इसकी एग्ज़ाम होती है। प्री एग्ज़ाम मतलब
ये जो एग्ज़ाम होती है यूपीएससी के माध्यम से, इंडियन सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम होती है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की जो एग्ज़ाम होती है, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो है मतलब प्रारंभिक परीक्षा, इन सभी के लिए एक ही होती है, पर बाद में मेंस एग्ज़ाम जो है, मुख्य परीक्षा जो है इंडियन सिविल सर्विसेज इसके लिए अलग होती है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए अलग होती है। सो लाइफ साइंस जो ग्रेजुएट कर रहे हैं या कोई भी ग्रेजुएशन, इनका मतलब जो क्राइटेरिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो मात्र ग्रेजुएट है, यानी ग्रेजुएट इसमें देखा जाता है, ना कि आपको कितने परसेंटेज है ये इसमें कभी देखा नहीं जाता है। तो आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ये इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है वो 3 स्टेजेस में होती है। जैसे प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम हो गई, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम हो गई, उसके बाद इंटरव्यू हो गया मतलब साक्षात्कार हो गया। ऐसे 3 स्टेजेस में प्री मेंस इंटरव्यू का इसका एक शेड्यूल होता है। प्री एग्ज़ाम में अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस इसमें रहते हैं, 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में जनरल स्टडीज़ होता है और पेपर 2 जो है जो सीसैट कहलाता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब्जेक्ट आते हैं। और जनरल स्टडीज़ पेपर 1 जो कि 200 मार्क का होता है और 200 मार्क का 100 क्वेश्चंस उसमें आते हैं। और इसमें आपको जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, जनरल साइंस हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया और करंट अफेयर, इस बेस पर ये एग्ज़ाम होती है। आप प्री क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस में मतलब आप मेंस लिखने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। मेंस एग्ज़ाम जो है इसमें 9 पेपर होते हैं, 9 पेपर होते हैं, जो कि फर्स्ट जो 2 पेपर होंगे वो रीजनल लैंग्वेज के होंगे, जिसमें आप मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, जो कि 300 मार्क के लिए होंगी। दूसरा जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश होगा और इसमें भी 300 मार्क्स होंगे। ये जो लैंग्वेज के जो मार्क्स है ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहेंगे, इसके मार्क्स जो है वो एडिशन नहीं होंगे। सो एक बेसिक लेवल की आपका जो भाषा का ज्ञान है वो होना चाहिए और इसीलिए ये एग्ज़ाम मतलब ये जो 2 पेपर इसमें इंक्लूड कराए गए हैं। उसके बाद आपके जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ 1st, जनरल स्टडीज़ 2nd, जनरल स्टडीज़ 3rd एंड जनरल स्टडीज़ 4th। जनरल स्टडीज़ 1st में आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो कि 250 मार्क के लिए होता है। 2nd पेपर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस लॉ इसमें होता है, ये 2nd पेपर होगा आपका, ये भी 250 मार्क ईच। 3rd पेपर जो होता है वो आपका इंडियन इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है एंड 4th पेपर जो है वो साइंस वो आपका इथिक्स एंड इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड होता है। उसके बाद आपको एक वैकल्पिक विषय मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होता है, वो जो कि आपके बैकग्राउंड का हो सकता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट हम चॉइस करने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो आपका मतलब उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरा वो आपके बैकग्राउंड से अगर रहा तो बहुत अच्छा है, और थर्ड जो है कि मार्क स्कोरिंग होना चाहिए। ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको एक चॉइस करना होता है, जो कि 250 मार्क के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। इस तरह से आपका मुख्य परीक्षा जो है वो होती है और उसके बाद आपका जो होता है इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार। तो इस तरह से प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू ऐसे 3 स्टेजेस में यूपीएससी की एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है। सो सेम ये आईएएस, आईपीएस, आईआरएस के लिए होता है, वैसे ही आप प्री एग्ज़ाम जो है वो एक साथ ली जाएंगी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी, और उसके बाद जो है मेंस एग्ज़ाम इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए, जिसमें आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लास 1 पोस्ट तक जा सकते हैं। इसमें आपको आपके लैंग्वेज और आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा। उसके बाद आपका जो 2 सब्जेक्ट आपको लेने होंगे, जैसे आप लाइफ साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप बॉटनी, जूलॉजी ले सकते हैं, और उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो इस तरह से ये एक ढांचा है, एक सिलेबस, ये मतलब एक जो सिस्टम है वो बनाया गया है। सो इसके बाद जो होता है कि यूपीएससी के बारे में कुछ गलत धारणाएं हैं, मतलब यूपीएससी के कुछ मीथ्स है कि यूपीएससी एग्ज़ाम जो है ये बहुत कठिन एग्ज़ाम है, कोई इसको क्रैक नहीं कर पाता। पर मैं आपको 3 चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये कठिन परीक्षा है, सबसे कठिन परीक्षा है, पर अगर आप प्रॉपर लाइन से, प्रॉपर वे से अगर तैयारी करते हैं तो ये एग्ज़ाम आप आराम से क्रैक कर सकते। दूसरा इसमें ये होता है कि ये
बहुत साल लग जाते हैं। मतलब आप अगर सही ढंग से, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल से ही, मतलब आप जब साथ साथ में ग्रेजुएट कर रहे हैं और उसके साथ अगर तैयारी करते हैं और एक प्रॉपर प्लान से अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और तीसरा ये होता है कि इसमें इंग्लिश जो है आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसा कुछ मिथ्स है, पर आजकल आप कोई भी भाषा में, आपकी लोकल भाषा में, आपकी स्थानिक भाषा में, जैसे मराठी हो गया, हिंदी हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, कोई भी भाषा में इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। तो यूपीएससी की माध्यम से जो इंडियन सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम जो होती है, ये टॉप मोस्ट एग्ज़ाम्स है। आपको अपने जो कैलिबर है, आपका जो टैलेंट है, ये दिखाने का और अपने समाज को, अपने देश को, अपने राज्य को आगे ले जाने का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म यहाँ पर है। तो ये हो गया है कि यूपीएससी की एग्ज़ाम क्या होती है। इसके बाद हम आते हैं कि यूपीएससी की तैयारी जो है, जनरली बहुत बार आपको ऐसे रूमर्स होंगे, बहुत बार आपको बताया जाता है कि इसको काफ़ी साल लग जाते हैं। पर अगर आप सही ढंग से, सही स्ट्रैटेजी के साथ, सही प्लानिंग के साथ अगर इसकी यूपीएससी की अगर आप तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आप 1 साल में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे अभी आपको कहाँ पर भी जाना है, कहीं भी अगर आपको जाना है तो हम सबसे पहले यह देखते हैं कि हमको जाना कहाँ है। उसका हमको रास्ता मालूम होना चाहिए, उसका डेस्टिनेशन मालूम होना चाहिए। वैसा ही हम यूपीएससी जो है, मतलब यूपीएससी के माध्यम से आप जो भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपका ये काम होता है कि आप उस एग्ज़ाम के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेनी चाहिए। उसके बाद यूपीएससी के माध्यम से जो इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो एग्ज़ाम हो रही है, इसके सिलेबस के बारे में आपने पूरी डिटेल जानकारी लेनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार मैं 12 साल से मैं इस यूपीएससी के माध्यम से लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, बच्चों को अवेयर कर रहा हूँ। तो मैंने ये देखा है कि जनरली देखा है कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, वो डायरेक्टली यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर देता है। पर बेसिक चीज़ें जो है वो ये है कि आपको यूपीएससी, मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज या इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज या जो भी यूपीएससी के माध्यम से आप जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसे, जैसे इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज है, इंडियन जियोलॉजिकल सर्विसेज है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज है, ऐसी बहुत सारी एग्ज़ाम जो है यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। और लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप कोई भी इसमें से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपका मेन काम होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आप जो सिलेबस है, जो यूपीएससी का सिलेबस है या कोई भी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, वो सही तरह से अपने बुक में नोट डाउन करें। बहुत बार हम बच्चों से जब बोलते हैं कि आप सिलेबस देख लीजिए, तो सभी हमको बताते हैं कि नहीं सर, हमारे पास तो लैपटॉप है, हमारे पास तो पीसी है, तो हम वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। पर डाउनलोड किया हुआ जो है वो उतना याद नहीं होता है। इसलिए आप जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आपका जो गोल है, वो गोल के प्रति आप जब तैयार हो जाते हैं तो आप उस सिलेबस को अपने कॉपी में, आपके फर्स्ट पेज के कॉपी में वहाँ पर लिख लीजिए, ताकि वो आपको याद रहे। अगर आपने वो लिखा है, हमने अगर उसको बार बार अगर देखा है, तो वो सिलेबस हमको याद हो जाता है। सेकंड चीज़ ये है कि आपको जो क्वेश्चन पेपर है, जनरली हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कभी भी क्वेश्चन पेपर को जज नहीं करते, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हमको एनालाइज, प्रीवियस ईयर मतलब 10 साल के क्वेश्चन पेपर अगर आपने एनालाइज किया है, जैसे प्रीलिमिनरी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है या मेंस में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस अगर हमने पिछले 10 साल के एग्ज़ाम के अगर क्वेश्चंस हम रीड कर लेते हैं, हम अगर उसको एनालाइज कर लेते हैं, तो हमको एक एनालाइज ये हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस प्रीलिमिनरी में और मेंस में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ये वहाँ पर एक जजमेंट आ जाता है। और इस तरह से हम सिलेबस और हमारा क्वेश्चन पेपर अगर ये हमने पूरी तरह से, अच्छी तरह से अगर समझ लिया है, तो उसके बाद की हम तैयारी जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि अगर हमारा सिलेबस हो गया, हमारा पूरी एग्ज़ाम के बारे में जानकारी हो गई, उसके बाद हम किस तरह से तैयारी करें। सबसे बड़ा सवाल होता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी किताबें, मतलब जब हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं कि हम यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर यूपीएससी के माध्यम से अगर हम जाना चाहते हैं, तो हम किस तरह से तैयारी करना चाहिए, बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि बेसिक चीज़ें, क्योंकि यूपीएससी
इसकी फर्स्ट लाइन है कि योर बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी शुड बी क्लियर। मतलब एक बेसिक ढांचा है कि आप कोई भी सब्जेक्ट, क्योंकि यूपीएससी के माध्यम से जो भी एग्ज़ाम हो रही है उसमें किसी भी सब्जेक्ट में आपको मास्टरी नहीं करनी है। वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो फॉर अ पीएचडी, मतलब आपको इसमें पीएचडी नहीं करनी है। आपको एक बेसिक नॉलेज जो है, मतलब हर एक सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको उसमें डेप्थ में जाके एक बेसिक नॉलेज, जनरली क्या हो जाता है कि बच्चे जब तैयारी करते हैं तो सुपरफिशियल नॉलेज उनका होता है। तो यूपीएससी का मतलब एक सिस्टम है, यूपीएससी का एक ढांचा है कि आपको बेसिक नॉलेज आपका होना बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से आप जितने भी मतलब आपके जो, क्योंकि इसका अगर आप सिलेबस अगर आपने एनालाइज किया होगा तो देखेंगे कि आपको आपके जो 5th से लेके आपके ग्रेजुएट लेवल तक के जितने सवाल है या जितना भी सिलेबस है वही उसमें इंक्लूड रहता है, जो ऑलरेडी हम 5th से लेके ग्रेजुएट तक हम वो पढ़ चुके होते या हम 12th तक पढ़ चुके होते। बेसिक जो सब्जेक्ट है, जैसे मान लो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, जनरल साइंस हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, उसके बाद आपके इंग्लिश कम्युनिकेशंस हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गई। ये सब चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं हमने मतलब अपने ग्रेजुएशन लेवल तक, अपने स्कूल लेवल तक पढ़ चुका है। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा, सभी विद्यार्थियों से गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले आप बेसिक चीज़ें जो है, जैसे आपके 5th से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक की एनसीईआरटी के या स्टेट बोर्ड की आप वो किताबें पढ़ सकते हैं। बहुत बार ऐसे मतलब होता है कि हम बहुत सारी किताबें पढ़ते रहते हैं, पर बहुत सारी किताबें पढ़ने के बजाय अगर हम कम से कम किताबें पढ़ेंगे, बट वन थिंग इज़ रिक्वायर्ड, ऑथेंटिक किताबें होना बहुत ज़रूरी है। ऑथेंटिक इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ क्योंकि हम कोई भी किताब जो मार्केट में आती है वो किताब पढ़ते रहते हैं और उसमें बहुत सारी मतलब हम उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती है और उसी वजह से हमारी भी बहुत सारी गलतियाँ उसमें हो जाती है। तो आपका मतलब यही फोकस रहेगा कि ऑथेंटिक किताबें पढ़िए। बेसिक किताबें जो है उसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ना कि आपने वहाँ पर क्रैमिंग करना है, ना कि उसमें आपको रट्टा मारना है। अगर आपने सही तरीके से हर एक बेसिक सब्जेक्ट के अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद हम टेक्स्ट बुक जो है, अगर हमने पूरी ये सब्जेक्ट जितने बेसिक सब्जेक्ट है इसके आपको मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहले सबसे पहले क्लियर करने हैं। उसके बाद मतलब एक ही किताब को हम बार बार पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा बार पढ़ेंगे उतना आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएगा। और उसके बाद जो है आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद मतलब जो भी हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको कुछ बेसिक किताबें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन हिस्ट्री हो गया, तो इंडियन हिस्ट्री के लिए आपको जैसे 11th 12th की एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप हिस्ट्री के लिए जैसे बिपिन चंद्र है, उसके बाद रोमिला थापर की एंशिएंट हिस्ट्री है, डी.एन. झा की एंशिएंट हिस्ट्री है, सतीश चंद्र की आपकी जो मिडवाइल हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप कुछ एनसीईआरटी के बुक्स है वो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद ज्योग्राफी के लिए अगर आप देखेंगे कि गोचिंग लियोंग की एक बेसिक बुक्स आती है, एनसीईआरटी की बुक्स आती है, माजिद हुसैन सर की एक बुक्स आती है ज्योग्राफी के लिए। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी के लिए आप दत्ता एंड सुंदरम है। उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण का एक स्पेशल इशू आता है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी का सर्वे आता है, उसमें से आप कुछ देख सकते हैं। इंडियन अब जो साइंस है आपका मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए स्पेक्ट्रम है। उसके बाद एक साइंस रिपोर्टर करके मैगजीन आती है। और आपके जो एनसीईआरटी के बेसिक बुक्स है वो अगर आपने साइंस के लिए अच्छे से पढ़ रखा है तो ये सब बेसिक किताबें हैं। और ये किताबें अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो और इसमें से ही आपको बार बार पढ़ने के बाद अपनी कुछ समय के बाद आप अपने खुद के नोट्स तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको न्यूज़पेपर जो है, क्योंकि इसमें अगर आप क्वेश्चन पेपर का अगर आप एनालिसिस देखेंगे सो अभी के रिसेंट के सीनियरों में ये देखेंगे कि मैक्सिमम दे वर पुट अप द क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑन करंट बेस, दे वर लिंक करंट बेस विथ सम ट्रेडिशनल सब्जेक्ट। जैसे आप हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, ये सब सब्जेक्ट जो है इंडियन पॉलिटी के लिए आप
लक्ष्मीकांत जो है उनकी किताब पढ़ सकते हैं, डी बसु की किताब पढ़ सकते हैं। तो ये जो किताबें हैं ये पढ़ने के बाद आपको मतलब इसको जब आप इंटरलिंक करेंगे, आप जब करंट अफेयर के साथ अगर आप इंटरलिंक करते हैं तो आपका कम समय में ज़्यादा पढ़ाई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी इंडियन पॉलिटी का अगर हम देखते हैं कि जो भी अभी कोई ऑर्डिनेंस है या जो भी मतलब नई नई चीज़ें अगर हम देख रहे हैं कि लोकसभा है, राज्यसभा है या प्रेसिडेंट के कुछ रूल्स है, तो ये अगर आप इंडियन पॉलिटी के साथ अगर करंट के साथ अगर इसको इंटरलिंक करते हैं तो आपका इंडियन पॉलिटी और करंट अफेयर दोनों भी एक साथ तैयारी हो जाती है। वैसे ही आप इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर, जैसे अभी कल ही अगर आपने देखा होगा कि जो शशिकांत दास है जो कि आरबीआई के गवर्नर है, इन्होंने कुछ नई आरबीआई की गाइडलाइन दी है। तो अगर आप इंडियन इकोनॉमी और इस आरबीआई की जो है जैसे मॉनेटरी पॉलिसी और कल मतलब जो करंट के आरबीआई के गाइडलाइन है, इसको अगर हमने आपको क्लब किया है, अगर आपने इसको क्लब करके पढ़ा तो आपकी इंडियन इकोनॉमी की भी तैयारी हो जाएगी और आपकी करंट अफेयर की भी तैयारी हो जाएगी। तो इस तरह से मतलब हमको करंट अफेयर जो है वो पढ़ने के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर जो है उसका रीडिंग करना, भले ही आपके पास ऑनलाइन कितने भी मटेरियल रहे, आपके पास आप कितने भी मटेरियल डाउनलोड करते हैं, फिर भी आपको अगर न्यूज़पेपर आपको डेली अगर कम से कम 2 घंटा तो भी पढ़ना चाहिए। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, हिंदी पढ़िए, मराठी पढ़िए, आपको जो भी न्यूज़पेपर पढ़ना है। पर न्यूज़पेपर सिर्फ पढ़ना नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त आपको उसमें से जो कुछ पॉइंट्स है वो आपको लिख के रखना है, कुछ कटिंग्स आपको लिख के रखना है। तो इस तरह से आप मतलब जो न्यूज़पेपर है वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ के आपके खुद के करंट अफेयर्स के आप नोट्स बना सकते हैं। और इसी तरह से आपको जो कुछ मैगजीन्स है जैसे सिविल सर्विस क्रॉनिकल है, प्रतियोगिता दर्पण है, उसके बाद आप जो इंडिया ईयर बुक है, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे है, तो ये ऑथेंटिक बुक है। इस ऑथेंटिक बुक्स में से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रेमअप होते हैं। तो इन सभी बुक्स का एक मिश्रण मिला के करंट अफेयर और आपकी बेसिक चीज़ें जो है ये सब किताबें जो है वो मिलकर आप अगर बार बार पढ़ते हैं और अपने खुद के नोट्स अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आप अपने शिक्षक से, आपके मित्र से या आपस में ग्रुप डिस्कशन करके इसको बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम तैयारी कैसे करें। आपकी तैयारी जो है वो पिरामिड जैसी होनी चाहिए। आपकी तैयारी जो है वो पिरामिड जैसी होना चाहिए। मतलब इस तरह से हम पिरामिड जैसी तैयारी करेंगे। मतलब अगर आपकी एग्ज़ाम अगर आप 2021 में दे रहे तो आप इस तरह से तैयारी करेंगे। मतलब अभी स्टार्ट करेंगे काफ़ी, पर जब एग्ज़ाम आती है तो आप मतलब एक रिवीजन और आपका प्रैक्टिस, मतलब आप मंडे टू फ्राइडे, मतलब आपको जो भी नया पढ़ना है वो आप मंडे टू फ्राइडे नया पढ़ेंगे। और सैटरडे एंड संडे इज़ ओनली फॉर रिवीजन। विदाउट रिवीजन यू कांट क्रैक एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। मतलब कोई भी एग्ज़ाम में आपका रिवीजन होना और टेस्ट की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से मतलब आप रिवीजन, टेस्ट पेपर, डेली आप ऑब्जेक्टिव टाइप के 100 क्वेश्चंस कम से कम आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप जो मतलब मेंस की अगर आपको तैयारी करना है तो आपको यहाँ पर राइटिंग स्किल जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब राइटिंग स्किल जो है ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। राइटिंग स्किल मतलब क्या होता है कि आप डेली अगर कम से कम 100 शब्द भी लिखते हैं किसी भी विषय पर, जैसे मान लो अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे नए नए चीज़ें आ रही है, तो इस पर कोई भी आप सब्जेक्ट ले लीजिए और लिखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि यूपीएससी में आपने कितना लिखा है इससे ज़्यादा आपने कितने पॉइंट्स लिखे हैं, कितने कम शब्दों में आपने अच्छा लिखा है, इस पर ही आपके मार्क बेस होते हैं। और इस तरह से अगर आप जैसे एसे राइटिंग हो गया वो आप वहाँ पर मतलब लिख सकते हैं। इसमें जैसे मैंने आप एसे राइटिंग जो है उसके लिए आपको नए नए मतलब 2, 3, 4, 5 एक टॉपिक दिए जाते हैं। उस टॉपिक पर आप जैसे करंट बेस हो गए, पॉलिटिकल हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल हो गया, तो इन जैसे पे भी आप थोड़ा थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये जो साल भर की जो स्ट्रैटेजी है, इस साल भर में आप बहुत अच्छे से आपकी यूपीएससी के माध्यम से जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसकी बेसिक तैयारी सही तरीके से हो जाती है। और डेली आपका मतलब अब दूसरा एक सवाल आता है कि इसमें कितने घंटे तैयारी करना चाहिए। बहुत बार ऐसे हमको सवाल पूछे जाते हैं, बहुत बार बताते हैं कि आपको 17, 18, 20 घंटे तैयारी करनी होती है। पर
how many hours you have studied to is not important. How the things you have grasped, this is the important. आप कितने घंटे तैयारी कर रहे वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, आप कितना अच्छा समझ रहे उस सब्जेक्ट को, कितना गहन कर रहे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप अपने कैपेबिलिटी के अनुसार, आप अपनी काबिलियत के अनुसार आप वो पढ़ सकते हैं, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, पर बशर्ते ये है कि आप उस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कीजिए। और इस तरह से अगर आपने हर एक सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लिए, आपकी राइटिंग स्किल अगर डेवलप कर दिए, इंटरव्यू इसके बाद जो आता है उसमें भी ऐसा कोई नया ये नहीं होता है, मतलब आपने जो कुछ पढ़ा है वही सब चीज़ें, आपका जो हॉबी होता है, आपका जो पर्सनैलिटी होता है, आपने जो भी मतलब कंसर्न है, आपका विज़न है, इस सब चीज़ों पर इसमें देखा जाता है। तो इस तरह से अगर आप पूरी साल भर अगर आपने प्लानिंग किया, आप जैसे अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है और अंडर ग्रेजुएट अगर है तो ये बहुत अच्छा मतलब आपका डिसीजन होगा कि आप अपने अंडर ग्रेजुएट के साथ साथ अगर आप यूपीएससी के माध्यम से इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए, इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके 3 साल में तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप पहले ही अटेम्प्ट में आप ये एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर सकते हैं। इसके बाद जो है कि लाइफ साइंसेस के जो स्टूडेंट होते हैं, लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपके ही सब्जेक्ट जैसे इंडियन फॉरेस्ट में अगर आप जाना चाहते हैं तो बॉटनी जूलॉजी ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट यहाँ पर होता है। और साइंस ग्रेजुएट के जो मतलब स्टूडेंट है उनको ऑलरेडी प्रैक्टिकल और बहुत सारी चीज़ों करने की आदत होती है। तो आप अगर थोड़ा भी एफर्ट अगर अच्छे से आप लगाते हैं तो डेफिनेटली यूपीएससी के माध्यम से आप इंडियन सिविल सर्विसेज में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में आपका चयन 100% हो सकता है। इसके लिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए पेशेंस जो है वो आपके लिए रखना बहुत ज़रूरी है। और हार्ड वर्क, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपका हार्ड वर्क। बट वो हार्ड वर्क जो है वो स्मार्ट हार्ड वर्क होना चाहिए। आपका पैशन, पेशेंस, हार्ड वर्क और आपका एटीट्यूड और आपका एम्बिशन, ये सब चीज़ें। और आपका एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें अपने 3D प्रिंसिपल को याद रखना है। 3D प्रिंसिपल का मतलब होता है कि डी फॉर डेडिकेशन, डी फॉर डिवोशन और डी फॉर डिसिप्लिन। अगर आप में ये 3D प्रिंसिपल है, और मैं जानता हूँ कि हर इंसान में 3D प्रिंसिपल होता है, बशर्ते हम उसका कितना यूज़ करते हैं। अगर इस तरीके से अगर आप इस प्रिंसिपल को अगर आप अपने अंदर अगर मतलब रखते हैं और इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आप यूपीएससी की एग्ज़ाम जो है 1 साल में आराम से आप क्रैक करके आप उस पोस्ट पर जा सकते हैं। अगर किसी को भी अगर कोई और जानकारी चाहिए और या किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे हमेशा याद कर सकते हैं। इतना ही कहूँगा, यहाँ पर मैं आपको शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।